हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इस लेक्चर के साथ शुरू करने जा रहा हूं मैं 12th कॉमर्स का मैथ्स। बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि सर आप सिर्फ साइंस एंड आर्ट्स का मैथ्स लेते हो, कॉमर्स का क्या। तो जैसे कि आप जानते हो 11th कॉमर्स का मैथ्स कुछ दिनों पहले ही मैंने शुरू कर दिया है और अब मैं इस लेक्चर के साथ 12th कॉमर्स का जो मैथ्स है उसका फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो 12th साइंस और 11th साइंस एंड आर्ट्स वालों का जो पूरा मैथ्स है लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है और अब मैं कॉमर्स का मैथ्स कंप्लीट करने जा रहा हूँ। टोटली फ्री लेक्चर्स फॉर यू ऑल, आप सभी के लिए फ्री में लेक्चर्स होंगे, मजेदार लेक्चर्स होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे। आपके बोर्ड के मैथ्स की तैयारी मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा। तो इस सीरीज से शुरुआत हो रही है। पहला चैप्टर, हर चैप्टर को मैं बेसिक से बताता हूं और आपका जो ये मैथमेटिकल लॉजिक है ये साइंस वालों को भी यही चैप्टर है जो मैंने ऑलरेडी पूरा पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप चाहे तो साइंस वालों का जो कंसेप्ट है वहां से रिफर कर सकते हैं, बट उनका थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट होता है और आपका उसमें से थोड़ा कम पार्ट होता है। मतलब कि उनको अगर 100% है तो आपको 50-60% ही उस चैप्टर का होता है। फिर भी अगर आप साइंस वालों का बेसिक कंसेप्ट पूरे एक्सरसाइज देख लेते हो तो आपका ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। फिर भी चलो ना, आप कॉमर्स को जो मैथ्स है वही चैप्टर अगर साइंस में भी है, कॉमर्स में भी है, तो क्यों ना कॉमर्स का स्पेशली कराया जाए। तो इस लेक्चर के साथ मैं स्पेशली कॉमर्स वालों को, जो कॉमर्स की नई टेक्स्ट बुक आई है 2020 में, उसमें जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन सीरीज में बताऊंगा और पूरा सिलेबस आपको करके देने की कोशिश करूंगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन बटन दबा दो, क्योंकि जब भी मैं इस तरह के कॉमर्स के मैथ्स के वीडियोस डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं पहला चैप्टर विद बेसिक्स। ओके, लॉजिक चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं, शुरू करेंगे बेसिक से, सारी चीजें बताऊंगा। आपके अंदर जो पहला एक्सरसाइज है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1 कॉमर्स के मैथ्स में जो पहला एक्सरसाइज है वो पूरा का पूरा सेंटेंस और स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपको ये पता चल जाता है कि किसी भी मैथमेटिकल लॉजिक के लिए जो बेसिक चीज है वो एक सेंटेंस होता है और एक स्टेटमेंट होता है, जो आपने इंग्लिश में सीखा है ना वही सारी चीजें। तो इंग्लिश में आपने क्या सीखा होता है कि सेंटेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब होते हैं वगैरह। तो यहाँ भी वही कुछ है। आपको पढ़ते हुए ऐसे लगेगा कि मैं मैथ सीख रहा हूँ कि इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो एक्चुअल में आप मैथ ही सीख रहे हैं, बट उसके बेसिक इंग्लिश से आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले आपको जानना है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस अगर आपको पता चल जाए तो फिर हमें स्टेटमेंट सीखना है कि स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, और अगर स्टेटमेंट हमने सीख लिया तो हमें ट्रूथ वैल्यू सीखनी होती है। तो आओ चलो मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस, जैसे कि आप जानते हो कि सेंटेंस बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, 2 इज अ प्राइम नंबर, द सन राइजेस इन वेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, डोंट टच माई फोन। ये सब एक टाइप के सेंटेंस ही है। वाक्य बोलते हैं हिंदी मराठी में, वाक्य, सेंटेंस। कोई एक लाइन जो होती है, जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, शब्द समूह, उससे जो एक वाक्य बनता है, दैट इज सेंटेंस। अब सेंटेंस के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे असर्टिव होता है सेंटेंस। असर्टिव में भी दो टाइप होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ये सब बेसिक चीजें आप पहले से सीख चुके हो। आपको लग रहा होगा कि मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश नहीं है ये। ओके, ये मैथ्स है। दो टाइप के असर्टिव होते हैं, अफर्मेटिव यानी होकारार्थी, निगेटिव यानी नकारार्थी, यानी विधानार्थी और नकारार्थी, इस तरह से दो होता है। अभी यहाँ पर इंट्रोगेटिव एक होता है, जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन वो इंट्रोगेटिव होते हैं, प्रश्नार्थी होते हैं। एक्सक्लामेटरी मतलब आपको पता है ये इस तरह से विस्मयादिबोधक अव्यय यानी एक्सक्लामेटरी जो होते हैं, अचानक चौंक जाते हैं। ओके, और कमांड यानी इंपरेटिव होता है, जिसमें ऑर्डर आता है और रिक्वेस्ट आता है। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये ऑर्डर है। रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी योर पेन, तो ये रिक्वेस्ट है। तो इतने सारे टाइप के सेंटेंस होते हैं। अब मैथ्स के अंदर ये सेंटेंस क्या कर रहा है, तो हम लोग मैथ्स के अंदर क्या करते हैं कि सेंटेंस में से स्टेटमेंट को फिल्टर करते हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या होता है वो देखना। स्टेटमेंट मतलब एक विधान, एक ऐसा विधान जो या तो सच होगा या झूठ होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता साइमल्टेनियसली, यानी या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर कोई सेंटेंस है, अगर कोई सेंटेंस है, उसकी ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? दो होती है ट्रूथ वैल्यू। कोई भी सेंटेंस अगर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों में से एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो अगर किसी सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू हमें पता चल सकती है तो वो स्टेटमेंट होता है। किसी सेंटेंस की अगर ट्रूथ वैल्यू पता चले, या तो वो ट्रू रहे या तो फॉल्स रहे, तो वो स्टेटमेंट होता है। जो सेंटेंस है वो जनरली असर्टिव होना चाहिए।
असर्टिव में भी या तो अफर्मेटिव रहे या निगेटिव रहे तो चलेगा, लेकिन उसका ट्रूथ वैल्यू आना चाहिए, या तो वो ट्रू होना चाहिए सच, या तो फॉल्स होना चाहिए गलत। ओके, इंट्रोगेटिव होगा तो नहीं चलेगा। अगर क्वेश्चन है जैसे कि यहां पर देखो, वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहां जाना चाहते हो, ये क्वेश्चन है, तो ये सेंटेंस है बट स्टेटमेंट नहीं है। यानी क्या बोलने का मतलब क्या, अगर कोई इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है, तो वो स्टेटमेंट नहीं होता है। एक्सक्लामेटरी है तो भी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा। मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लामेटरी है, देखो एक्सक्लामेटरी है तो ये सेंटेंस तो है बट स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। अगर कमांड है यानी ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है तो भी स्टेटमेंट नहीं होगा। यानी कि जैसे इस तरह से देखो, डोंट टच माय फोन, तो ये कमांड है, मेरे फोन को मत छूना, ये ऑर्डर है एक टाइप का, यानी इंपरेटिव सेंटेंस है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई सेंटेंस स्टेटमेंट हो, देखो सेंटेंस बहुत सारे होते हैं, सबके सब सेंटेंस होते हैं, ओके, लेकिन स्टेटमेंट सब कोई नहीं होगा। ठीक है, अभी किसी स्कूल में लोग बहुत सारे होते हैं, किसी स्कूल में व्यक्ति पर्सन बहुत सारे होते हैं, लेकिन टीचर्स कौन होते हैं, जो पढ़ा रहा है वो टीचर्स होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन अ स्कूल, तो आप बता दोगे 300 400, बट मैं पूछूंगा हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन स्कूल, तो जितने पर्सन्स है वो सारे पर्सन्स है, उसमें से टीचर समझो 20 टीचर्स है, तो 20 टीचर्स आर देयर, तो वो टीचर पर्सन भी होंगे बट उन पर्सन में स्पेशली वो टीचर होंगे, बट जो स्टूडेंट्स है वो टीचर नहीं कहलाएंगे। वैसे ही सेंटेंस सब कुछ होता है, इंग्लिश में सब कोई वाक्य जो सेंटेंस होता है, लेकिन स्टेटमेंट कौन है, तो स्पेशली ऐसे स्टेटमेंट वो होंगे जो अफर्मेटिव हो या निगेटिव यानी असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव ना हो, क्वेश्चन ना हो, एक्सक्लामेटरी नहीं होना चाहिए, कमांड नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नार्थी है, यानी एक्सक्लामेटरी भी है या कमांड है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप बोलना दीज आर नॉट स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखो जैसे कि अगर मुझे बोला जाए आपको जो 1.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें 25 क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर 25 क्वेश्चंस है, और इस तरह से लाइन दी हुई है, 2 इज अ प्राइम नंबर, इस तरह से, और बोला गया है पहचानो कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू बताओ। इस तरह के क्वेश्चन 1.1 में आपको 25 क्वेश्चन है। तो अभी मैं जो आपको सिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखोगे, समझ गए, तो ये पूरा एक्सरसाइज 1.1 के 25 क्वेश्चन आपको इजीली आ जाएंगे, खुद से कर लोगे। सिर्फ पहचानना है, जैसे सामने दो जन है, पहचानना है लड़का है कि लड़की है, तो पहचान लेते हो ना, बस उसी तरह से पहचानना है। एक इस तरह से सेंटेंस दिया, बताओ स्टेटमेंट है कि नहीं है, तो आप पहचान लोगे, और स्टेटमेंट है तो फिर उसकी ट्रूथ वैल्यू पहचानना होगा कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो बहुत आसान है, देखो ध्यान से। अब जो 1.1 के अंदर 25 क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो इस तरह से, जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर, तो हमें बोला जाएगा बताओ ये स्टेटमेंट है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है, नहीं एक्सक्लेमेटरी नहीं है, कमांड है क्या, नहीं है, तो ये सेंटेंस है और उसके साथ स्टेटमेंट भी हो सकता है। एक बार चेक कर लो ये सही है कि गलत। तो 2 इज अ प्राइम नंबर, तो 2 प्राइम नंबर होता है क्या, देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स, थोड़ा सा नंबर के बारे में भी बता दूं, 2 3 5 7 11, जो किसी के टेबल में नहीं आता, अपने आप के टेबल में आता, वो प्राइम नंबर होता है। तो यस 2 प्राइम नंबर है, तो हाँ 2 प्राइम नंबर होता है। तो ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। बस यही करना है हमको 1.1 में, कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है या नहीं, अगर है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, टी मतलब ट्रू। समझ गए? अभी दूसरा देखो, द सन राइजेज इन वेस्ट, सूरज पश्चिम में उगता है, सन राइजेज इन वेस्ट, सूरज पश्चिम में उगता है। अब आप बोलेगे है गलत है, झूठ है, सूरज पूरब में उगता है, ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में नहीं होता। तो अब ये स्टेटमेंट है कि नहीं है, देखो मैंने क्या बताया कि यहां पर क्वेश्चन है नहीं, एक्सक्लेमेटरी है नहीं, कमांड है नहीं है, सन राइजेज इन वेस्ट, ये बात गलत है, समझ रहे हैं, लेकिन ये पहले हम बोलेंगे स्टेटमेंट है कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट है, देखो स्टेटमेंट है ना, कोई सेंटेंस ट्रू रहे या फॉल्स रहे तो चलेगा, या तो ट्रू रहे या फॉल्स, दोनों में से कोई एक रहे। तो ये द सन राइजेज इन वेस्ट ये फॉल्स है, गलत है,
लेकिन ये स्टेटमेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन भी नहीं है, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, कमांड भी नहीं है, तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट है। तो हम लिखेंगे दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, क्योंकि सन वेस्ट में राइज नहीं होता, सन ईस्ट में राइज होता है। ठीक है, अब देखो मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखा, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, एक्सक्लेमेटरी, तो आप क्या बोलोगे, नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं है, दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो नॉट अ स्टेटमेंट आपने लिख दिया, खत्म, दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, और उसकी ट्रूथ वैल्यू फिर लिखने की जरूरत नहीं। अगर कोई स्टेटमेंट है तो ही ट्रूथ वैल्यू लिखना, स्टेटमेंट है तो ही ट्रूथ वैल्यू लिखना, अदरवाइज मत लिखना। डोंट टच माई फोन, तो ये क्या है, कमांड है, ऑर्डर है, मेरे फोन को मत छूना, ऑर्डर दे दिया, सो ये भी स्टेटमेंट नहीं है, दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, खत्म, ट्रूथ वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं। वेयर डू यू वांट टू गो, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है, तो इसको भी ऐसे लिखोगे, दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। फिर से पहले पे आओ, 2 इज अ प्राइम नंबर, कैसे लिखोगे, दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, जो भी स्टेटमेंट होगा उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखना पड़ेगा। दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू टी है कि एफ वो लिखना, और स्टेटमेंट नहीं है तो सीधा लिख देना दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो आपको मैंने सेंटेंस बताया, स्टेटमेंट बताया, ट्रूथ वैल्यू बताया, सेंटेंस के बहुत सारे टाइप बताया। अब यहाँ पर मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर हम कुछ सेंटेंस को कंसिडर करेंगे ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस मतलब क्या, यहाँ पर जो सेंटेंस के बारे में मैंने आपको कहा है कि जो सेंटेंस है वो सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है, उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो सेंटेंस है उसकी ट्रूथ वैल्यू आनी चाहिए, या तो टी रहे या तो एफ रहे, ओके, तो ही वो स्टेटमेंट होता है। लेकिन ओपन सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम बता नहीं सकते कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, कंफ्यूजन बना रहता है, ओके। जैसे कि कोई कोई देखो ऐसे होते हैं पब्लिक में, नॉर्मली पता नहीं चलता लड़की है कि लड़का है उसके हाल चाल से, तो वैसा कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ओपन सेंटेंस, ये x + 4 = 8, x + 4 = 8, तो क्या ये स्टेटमेंट है? देखो अगर ये ऐसे होता ना 5 + 4 = 8, अगर ऐसे होता तो हम क्या बोलते, यस ये स्टेटमेंट है, और 5 + 4 कितना था 9, बट ये तो 8 दिया, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, ये स्टेटमेंट है बट फॉल्स है। बट यहाँ पर x + 4 = 8 दिया, अब इस x के ऊपर डिपेंड है, अगर ये x की वैल्यू 4 होती है, 4 + 4 तो = 8 सही आ गया, तब ये ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगा। अगर ये x की वैल्यू कुछ और हो गया, समझो 3 हो गया, 3 + 4 7 होता है, 8 आ गया तो फॉल्स हो गया। यानी इस x की वैल्यू पे डिपेंड है, ये x की वैल्यू चेंज होगी तो ये ट्रू या फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर परफेक्ट पता नहीं चल रहा है कि ये ट्रू या फॉल्स है। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस होते हैं जिसमें वेरिएबल्स आते हैं और हम बता नहीं सकते ये ट्रू है या फॉल्स है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस है। क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस है। और जितने भी ओपन सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होते हैं, जितने भी ओपन सेंटेंस होते हैं दे आर नॉट स्टेटमेंट। अगर ऐसा कोई वाक्य आपको दिखता है जो ओपन सेंटेंस है तो हम सीधा बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अब चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी, आप बोलोगे वाह चाइनीज फूड मुझे बहुत मजा आता है खाने, मेरे लिए बहुत टेस्टी है, लेकिन मैं बोलूँगा यार मुझे तो अच्छा नहीं लगता, चाइनीज खाने से अच्छा नहीं लगता, नुकसान हो सकता है शरीर को। तो चाइनीज फूड किसी एक के लिए टेस्टी हो सकता है, किसी एक के लिए टेस्टी नहीं हो सकता, तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी होता है। आपके लिए बोलूंगा चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी, आपके लिए तो आपके लिए ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए अगर बोलोगे चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी छी, तो मेरे लिए फॉल्स हो गया। तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो डिफाइन नहीं हो रही है सभी के लिए, ओके। ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया? ओपन सेंटेंस हो गया। यहाँ पर एक तीसरा, ही इज एन एक्टर, वह एक्टर है, वह एक्टर है। अरे भाई कौन एक्टर है? अगर आप बात करोगे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, इरफान खान हो गए, तो ये लोग एक्टर है समझो, तब तो उनके लिए ट्रू होगा। बट कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको एक्टिंग ही नहीं आती और उसको बोल दिया ही इज एन एक्टर, तो फॉल्स हो गया ना। अरे काय का एक्टर, कुछ एक्टिंग नहीं आती, डायलॉग बोलने नहीं आता, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब कोई एक ऐसा पर्सन जो सच में बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है उसके लिए ये सेंटेंस आएगा ही इज एन एक्टर, तब ये ट्रू हो जाएगा। बट कोई एक ऐसा पर्सन जिसको एक्टिंग का ए नहीं पता है उसके लिए फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस, जो
पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है ट्रूथ वैल्यू उसका। और कभी भी ओपन सेंटेंस आया तो हम उसको सीधा लिखेंगे दिस इज एन ओपन सेंटेंस देयरफॉर दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। जितने भी ओपन सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होते। तो यहाँ पर 1.1 के लिए जो एक्सरसाइज 1.1 के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत है वो मैंने बता दिया है। इसके बाद एक टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव्स, वो हम 1.2 में देखेंगे। 1.2 का जब बेसिक करेंगे तब उसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स बताऊंगा। ओके, क्योंकि उसकी जरूरत 1.1 में नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 के 25 क्वेश्चन है वो देखेंगे धीरे धीरे, और उसके बाद जब सेकेंड एक्सरसाइज देखेंगे तब अगला टॉपिक लॉजिकल कनेक्टिव्स देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पूरे लॉजिक चैप्टर का जितना बेसिक है एक ही साथ बता दो ना, तो आपको मैं बताता हूँ कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के रखा है। प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिकल लॉजिक देखोगे 12th साइंस के इसमें, या तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ लिंक। डिस्क्रिप्शन में पूरे बेसिक का लिंक देता हूँ, मेरा एक अलग से वीडियो पूरे चैप्टर का बेसिक एक साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख लो। पूरा बेसिक मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, वो देख लेते हो तो पूरे चैप्टर के अंदर कितने कंसेप्ट है एक साथ पता चल जाएंगे। यहाँ पर ये सीरीज चालू हुई है आपकी एक्सरसाइज में सिखाने वाला हूँ, पूरे चैप्टर्स के बुक का आपका सिखाऊंगा। तो 1.1 के बाद 1.2 लेता हूँ, 1.3 इस तरह से करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और अपनी नोटबुक में लिखते रहना। एक्सरसाइज स्टार्ट करते 1.1। 1.1 एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 ये हमने स्टार्ट कर दिया है। 1.1 के अंदर एक ही क्वेश्चन है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। इफ इट इज अ स्टेटमेंट राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू, यानी कि बताओ कि कौन से जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर स्टेटमेंट है पहले तो जस्टिफाई करो, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, जस्टिफाई करना। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। और अगर है तो क्या करना है, ट्रूथ वैल्यू लिखो, नहीं है तो जस्टिफाई करो। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं, हर एक को करेंगे। स्टार्टिंग में जरा एकदम ध्यान से देखो लिखना कैसे है, लिखने वाला पार्ट देख लो। पहला जो क्वेश्चन है वो है अ ट्राइंगल हैज एन साइड। अब ट्राइंगल आपको पता है यहाँ पर कि ट्राइंगल जो होता है उसमें 1 2 3 साइड्स होते हैं, एन साइड नहीं होते। तो यहाँ पर ये ना तो क्वेश्चन मार्क है, ना एक्सक्लेमेटरी है, ना ऑर्डर है, कमांड वगैरह नहीं है। सो आप लिखोगे दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। इस तरह से आपको लिखना है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू, लेकिन ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ 3 देना चाहिए था। ओके, तो ये क्या है, दिस सेंड। अब यहाँ पर जैसे होता है ना, इसके ये ऐसे पॉलीगॉन होता, अब पॉलीगॉन है एन साइड, पॉलीगॉन के लिए एन साइड होता है, एन साइड। 3 से ज्यादा साइड्स होंगे तो एन साइड बोलेंगे हम, मेनी साइड्स तो पॉलीगॉन होता है। ओके, लेकिन यहाँ ट्राइंगल है, मतलब ट्राई मतलब फिक्स 3 साइड्स होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो है बट इसका जो ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स है। तो ये हो गया, इस तरह से आंसर लिखोगे। दूसरा, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि कोई एंगल ट्राइंगल है इस तरह से, इस ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तीनों भी एंगल, इन तीनों को प्लस किया तो 180 आता है। सीखा है ना 9 से, ये सच बात है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल जो इंटीरियर अंदर वाले एंगल होते हैं उसको प्लस करने पर 180 आता है। तो अब लिखोगे, यहाँ पर आंसर लिख सकते हो या एरो बना दो, ऐसे लिखना है दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, इस तरह से लिखना, दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, और फिर लिखना इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, टी लिखना होता है, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू या तो एफ लिखो या तो टी लिखो, पूरा ट्रू फॉल्स मत लिखना। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, समझने के लिए डायग्राम तब बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, इसकी जरूरत नहीं है। ये जब भी ट्रू या फॉल्स रहे तो 2 लाइन लिखने की जरूरत है। यहाँ पर एक तो वो स्टेटमेंट है या नहीं, दूसरा उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। ट्रूथ वैल्यू टी हो सकता है या तो एफ हो सकता है। तीसरा देखो, यू आर अमेजिंग एक्सक्लेमेटरी मार्क, याद करो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देयरफॉर इट इज नॉट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है, सीधा। ओके, समझ में आ रहा है। इसको जस्टिफाई योर आंसर बोला था ना, ये स्टेटमेंट नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। समझ में आ रहा है। अभी देखो, प्लीज ग्रांट मी अ लोन, तो ये भी क्या होगा, दिस इज
दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस लिख सकते हो, दिस इज इंपरेटिव यानी कमांड, इंपरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर दिस इज या तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। यानी आपको याद रखना है कि अगर वो स्टेटमेंट है तो दो चीजें आएंगी, स्टेटमेंट है और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, और दूसरा अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, वो एक्सक्लेमेटरी है कि इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है क्या ओपन सेंटेंस है, वो लिखना है। तो अभी मैंने आपको 1.1 के अंदर जो 4 क्वेश्चंस बताए 1 2 3 4 यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये आपको बुक में लिखना भी है। 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, 1 2 3 4, उसके आंसर भी मैंने लिख के दिए, क्वेश्चन भी लिखा। इसी तरह से अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन है, सबके सब करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की बात करते हैं। रूट -4 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर रूट -4 को इरेशनल नंबर बोला है। बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये रैशनल, इरेशनल, रियल, ये सब क्या होता है। हाँ चलो थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। नंबर्स के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए बेसिक्स। नंबर क्या होता है बेटा, देखो नंबर 2 होता है। एक तो होता है रियल नंबर जो असली नंबर हो, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या होता है, कोई नंबर अगर इस तरह से रूट में निगेटिव आ जाए तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जब ये चैप्टर में आपको सिखाऊंगा तो आपको ये अच्छे से समझेगा। 11th में आपने सीखा होगा शायद, अब 12th में नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th में आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा है उसमें आपको पता ही होगा कि रूट में जैसे -3 है तो √3 लिख के माइनस को आई कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी नंबर। तो ऐसा जो भी नंबर होता है रूट में निगेटिव वो होता है इमेजिनरी नंबर। उसको छोड़ के बाकी जितने नंबर होते हैं, 2 हो गया, 2/3 हो गया, 4.5 हो गया, -3, √7 हो गया, और इस तरह से 3.2525, इस तरह से जितने भी नंबर्स होते हैं ओके वो सब रियल होते हैं। लेकिन अगर कोई रूट में और निगेटिव है तो इमेजिनरी होता है। ये जो रियल नंबर होते हैं इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। इन सारे नंबर्स में जो रूट वाले नंबर होते हैं जैसे √7, √5, ओके, क्यूब रूट ऑफ 4, तो जो रूट्स में होंगे ना वो इर्रेशनल होते हैं। इसके साथ पाई जो होता है वो भी इर्रेशनल होता है। और इनको छोड़ के बाकी जितने नंबर है, समझो ये रूट छोड़ के ये जितने भी नंबर है, ये 2, ये सब रैशनल होते हैं। जैसे मैं बता दूं 2, 4.5, माइनस में कोई हो गया जैसे ये 4.5 है, ओके, डेसिमल में हो गया, माइनस में हो गया, अपॉन में हो गया, ओके, कोई √9 है तो ये √9 सॉल्व होकर 3 होता है। तो ये सब रैशनल होते हैं और ये इर्रेशनल होते हैं। तो ये बेसिक है, याद रखो। रूट -4 इज एन इर्रेशनल नंबर। यहाँ देखोगे तो रूट निगेटिव इमेजिनरी होता है और इर्रेशनल क्या होता है, वो रियल नंबर होना चाहिए। तो ये रियल है ही नहीं है तो इमेजिनरी है। तो आप क्या करोगे, पहले तो ये गलत है, फॉल्स है, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। लेकिन ये ना तो क्वेश्चन है, ना एक्सक्लेमेटरी है, ना ओपन सेंटेंस है, कुछ नहीं है। तो आप पहले लिखोगे कि दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, इस तरह से आपको लिखना है। ओके, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, अब ये √-4 इमेजिनरी होता है यानी कि रियल या इर्रेशनल नहीं होता, इमेजिनरी होता है। यहाँ इर्रेशनल होना चाहिए, ये माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस नहीं होता तो होता, लेकिन वो भी √4 का 2 हो जाता, ओके, वो रैशनल में आ जाता। तो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f, इस तरह से आपको लिखना है। ये आपका आंसर है 5th क्वेश्चन का। देखो मैं आपको बार बार लिख के दे रहा हूँ, अब आगे लिख के नहीं दूंगा। एक बार पैटर्न याद कर लो कि लिखना कैसे है, और ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर्स के बारे में, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देख लो 6th वाला। यहाँ पर देखो मैथ्स की तरह दिया x² - 6x + 8 = 0 इंप्लाइज x = -4 और x = -2। तो इसको सॉल्व करने देखो, सॉल्व करने आता है ना आपको, डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाता हूँ। कैसे करते देखो, लास्ट में 8 है, 8 के 2 फैक्टर करते हो, माइनस करने पर 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। तो इस तरह से आएगा 4 × 2 = 8, 4 में से 2 माइनस नहीं प्लस करके 6 आ रहा है तो भी चलेगा। ये बीच वाला साइन माइनस है तो बड़ा वाला माइनस, और ये भी माइनस, -4 -2 -6 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 4 × 2 = 8। तो यहाँ पर देखो x² के पहले कुछ नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये x लिख दिया, -4 -2,
ओके 9th-10th में आपने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना। मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, इसको 4 लाइन में करना होता है, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड था, नहीं समझा तो फिर से देख लो जैसे मैंने बताया रिपीट करके। अब ये हो जाएगा x - 4 = 0 और x - 2 = 0। सो x = -4 यहाँ गया तो 4 और x = -2 यहाँ गया तो 2। यानी कि ये जो है इसका दो वैल्यू जो वेरिएबल का आता है इसके अंदर वो क्या आना चाहिए, x = 4 और x = 2। और यहाँ क्या दिया है, x is -4 और x is -2, तो गलत दिया है ना, सही नहीं दिया, ये माइनस नहीं देना चाहिए था। तो फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। हम यहाँ लिखेंगे दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, इट्स ट्रुथ वैल्यू, इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है, अब ये देखो ये सही है क्या, सेम आया क्या, नहीं आया ना, तो फॉल्स है, ट्रुथ वैल्यू क्या आई, फॉल्स आई। इस तरह से करना होता है। 7th वाला देखो, ही इज एन एक्टर, वह एक एक्टर है। ये मैंने एग्जाम्पल में ही बताया था, ये अगर कोई सच में कोई है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या इरफान खान या कोई भी इस तरह से है, ऋतिक रोशन या कोई भी है जिसको एक्टिंग आती है, उसको अगर बोलूंगा ही इज एन एक्टर तो ये ट्रू होगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसा बंदा जिसको एक्टिंग आती ही नहीं उसके लिए बोलेंगे तो ये फॉल्स होगा। तो ये फिक्स नहीं है कि ये क्या, यहाँ ही जो है ना ये डिसाइड नहीं कर पा रहा ही कौन है। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं कि ये ओपन सेंटेंस होते हैं। तो दिस इज एन ओपन सेंटेंस, ओके, देयरफॉर दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये ओपन सेंटेंस है इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। तो इस तरह से आपको एक आंसर लिखना चाहिए जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन है ही इज एन एक्टर, उसका आंसर आपको मिल गया है। अब डिड यू ईट लंच येट, 8th वाला क्वेश्चन, क्या आपने लंच किया है अभी तक, किया था, पास्ट टेंस है डिड यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो सीधे क्या लिखोगे, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, देयरफॉर दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, इस तरह से आपको हर बार लिखना है, हर एक क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो, तो ये क्या है, हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, बोला जा रहा है ये लो, ये कैपेचिनो का कप लो। तो यहाँ पर इसको भी बोलेंगे कि दिस इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, इंपरेटिव है तो नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है, ये आप अच्छे से इसके जैसे लिखो अच्छे से। अब ये देखो ये क्या है, x + y द होल स्क्वायर, तो आपको पता है ना a + b द होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², ये तो फॉर्मूला है, इसको आइडेंटिटीज बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सर्वसमीका बोलते हैं। तो जितने भी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज होती है या फॉर्मूले होते हैं मैथ्स के अंदर, जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सब हमेशा स्टेटमेंट होंगे और ट्रू रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज mathematical, this is mathematical identity, therefore this is a statement, its truth value is t। इस तरह से आपको लिखना चाहिए। 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं यहाँ पर। ओके, कुछ क्वेश्चन जो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बट आंसर बता रहा हूँ, आप लिखो, पैटर्न तो वही है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी करते जाओ, स्टॉप करके नोटबुक बना लो, नोटबुक में सब आपको लिखना चाहिए। आप चाहिए तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अच्छे से बैठ के लिखना, पहले सीखते जाओ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको 25 में से 10 क्वेश्चन कराए, उसके पहले बेसिक्स बताया कि ये जो 1.1 एक्सरसाइज है इसके अंदर कैसे क्वेश्चन है, उसका पूरा बेस। और मुझे उम्मीद है कि आगे के क्वेश्चन आप खुद भी कर लोगे, लेकिन मैं कराऊंगा आपको वो भी। तो यहाँ पर मैं ये लेक्चर स्टॉप करना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मैथ्स की नोटबुक बना लो अगर आपने नहीं बनाया तो। एंड एक्सरसाइज वाइज मैं सीरीज में सब कुछ बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, लाइन से सब बताऊंगा। ओके, यहाँ पर मैंने जो 10 क्वेश्चन बताया ये लिख लेना बुक में, इसको प्रैक्टिस कर लेना। और आगे के जो क्वेश्चन है जो 10th के बाद 11th 12th वो भी आप करने की कोशिश करो। जो नहीं समझ में आएगा उसके लिए जगह छोड़ के रखना। मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें 11 से लेकर 25 तक सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताऊंगा। और 1.1 नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होगा, फिर हम लोग 1.2 3 फटाफट सॉल्व करेंगे, सारे चैप्टर्स एक एक करके कवर करेंगे। आप चाहते हो कि आगे के चैप्टर्स फटाफट सीख लेना, तो मैंने सारे चैप्टर मोस्ट ऑफ जितने आपके मैथ्स 1 में है मोस्ट ऑफ मैंने सिखा दिए हैं।
आप प्लेलिस्ट में जाओ, जो साइंस वालों की प्लेलिस्ट है उसमें जाओ, वहां पर बेसिक्स देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सब कुछ वही है, कंसेप्ट वही है, खाली क्वेश्चंस के नंबर यहाँ वहाँ है, ठीक है। या तो फिर मेरे साथ चलते रहो जैसे मैं सिखा रहा हूँ, अगर आपको मेरे साथ जैसे चलना है सीखना है सीखते रहो, एडवांस में सीखना है तो अदर चैप्टर भी आप सीख सकते हो। ये था कॉमर्स का पहला लेक्चर, उम्मीद करूंगा आपको मजा आया होगा मेरे साथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ कॉमर्स का मैथ्स। आप इस चैनल से बने रहो और आपके जितने दोस्त हैं कॉमर्स के जो मैथ्स लिए उन तक इस वीडियो को पहुंचाओ और इस सीरीज को पहुंचाओ कि यहां से आप फ्री में मैथ सीख सकते हो। यस, दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल, इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन दबा के रखना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सारे वीडियोस के मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ। बाय एवरीवन।